तो देखिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। पिछला क्लास जो इसके पहले हुआ था उसमें आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था? मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया जा रहा था। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताया गया था कि मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तीन कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है फिजिकल स्टेट। यहाँ पर लिखे हैं फिजिकल स्टेट, यानी कि कंपाउंड किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। और यदि सॉलिड भी है तो कितना सॉलिड है, कम सॉलिड है या अधिक सॉलिड है। तो उस पर क्वेश्चन बताए थे आपको। उसके बाद मोलिकुलर वेट है, और मोलिकुलर वेट के बाद जो है कि स्ट्रक्चर है। तो मोलिकुलर वेट पर क्या होता है? तो जिस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट अधिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि उसमें अधिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं तीसरा फैक्टर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो आइए स्ट्रक्चर पर जो है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट में था उसी तरह यहाँ पर भी है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी कंपाउंड में आपको अधिक मात्रा में ब्रांच होते हैं तो वह कंपाउंड जल्दी से टूट जाता है, और जो पहले टूटता है यानी आसानी से जो टूट टूट जाता है उसमें कम ऊर्जा हम लोग को खर्च करना पड़ता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें ब्रांच अधिक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? विथ इंक्रीज विथ इंक्रीज with increase in branch with increase in branch melting point decreases with increase in branch melting point decreases। ब्रांच बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। अब यह तीनों फैक्टर पर आपको इस पर जो क्वेश्चन है वह आपको समझा चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट है, इस पर आपके बुक में क्वेश्चन देखते हैं, अगर दिया तो बताते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर ये तीनों फैक्टर में आपको स्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन अभी बनाने जा रहा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। तो आइए देखते हैं। और एक क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट पर भी बना देते हैं कि किसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो एक एक क्वेश्चन दोनों पर बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग इस पर और सारा क्वेश्चन तैयार करेंगे और देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोग से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें अगर हम लोग मोलिकुलर वेट पर सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को तीन चीज़ प्रभावित करता है। फिजिकल स्टेट, तो आप जानिए कि फिजिकल स्टेट में यह सभी जो है कि का मेल्टिंग पॉइंट सबका फिजिकल स्टेट एक समान है, क्योंकि यह लोअर हैलो एल्केन है, इसीलिए फिजिकल स्टेट पर यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं इसको हम लोग जो है कि दूसरा फैक्टर अप्लाई करते हैं, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट क्या होता है? तो मोलिकुलर वेट सब में 4 कार्बन और 1 ब्रोमीन है। इसमें भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन है। तो सबका जो कि मोलिकुलर वेट भी एक ही समान होगा। आपको सब में बराबर एटम है, तो यह क्वेश्चन मोलिकुलर वेट पर भी नहीं बनेगा। तो यह किस पर बनेगा? तो तीसरा फैक्टर आते हैं ब्रांच। तो जिसमें ब्रांच अधिक होगा वह पहले टूटेगा और उसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग को कम ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक ब्रांच ऑप्शन सी में है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट सी का होगा, और सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगा ए का, क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट ए का होगा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बी, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सी होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का यह ऑर्डर है आपको, क्योंकि सी का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसमें ब्रांच अधिक है। यह कम ऊर्जा देने पर आसानी से ही टूटकर और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह कुछ क्वेश्चन है आपको मेल्टिंग पॉइंट पर बताया गया है। मेल्टिंग पॉइंट जो है कि जनरली जो भी हैलो एल्केन होते हैं लोअर, वो सब लिक्विड अवस्था में ही होते हैं। तो यदि उस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया ताकि इस चीज़ को, इस फैक्ट को हम आपको समझा दें। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है कि हैलो एल्केन हैलो एरिन से मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सब मुख्य रूप से द्रव के रूप में ही होते हैं। और
बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन इस पर अधिक आता है। तो टॉपिक को समझाने के लिए हम अपने तरफ से क्वेश्चन बना के आपको दिए हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं हम क्या कहने चाह रहे हैं, इसीलिए आपको यह दिया गया है। अब आते हैं, आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर, उसको बनवाते हैं, जो बीसीसी एग्जाम और सीबीएसई मेडिकल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर एक और दो और क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में बॉइलिंग पॉइंट पर भी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो पहला ऑप्शन में है आपको ऑर्थोक्लोरोक्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन में है मेटाक्लोरोक्लोरोबेंजीन और तीसरा ऑप्शन में है पाराक्लोरोक्लोरोबेंजीन। तो और चौथा ऑप्शन में है ऑल आर इक्वल, यानी सभी का मेल्टिंग पॉइंट एक समान होगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीन फैक्टर आपको बताए थे मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले। सबसे पहला फैक्टर था फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट देखेंगे तो यह सभी कंपाउंड सॉलिड के रूप में पाया जाता है, तो सभी सॉलिड हैं, तो यह फिजिकल स्टेट के आधार पर यह क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और दूसरा हम लोग आते हैं आपको मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट भी मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। तो सभी कंपाउंड में एक एक बेंजीन और दो दो हैलोजन कंपाउंड है, यानी कि क्लोरीन है, तो इन तीनों का मोलिकुलर वेट भी एक समान होगा। तो यदि मोलिकुलर वेट भी एक समान हो जाए, फिजिकल स्टेट भी एक समान हो जाए, तब हम लोग आते हैं तीसरा ब्रांच। तो ब्रांच देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांच भी तीनों में एक एक ब्रांच है, तो यहाँ पर ब्रांच भी सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कैसे बनाएंगे, न तो इसमें ब्रांच का पता चल रहा है और ना ही मोलिकुलर वेट सबका क्या है, एक समान है, ब्रांच भी सबका एक समान है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को इसका जो पहला ऑप्शन था फिजिकल स्टेट, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो यदि फिजिकल स्टेट में अभी हम बोले हैं कि सबका फिजिकल स्टेट एक समान होता है, यानी सभी सॉलिड होते हैं, तो यह जब तीनों सॉलिड है, तीनों कंपाउंड में जो अधिक सॉलिड होगा, यानी कि जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है कि अधिक कठोर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो तीनों सॉलिड में सबसे अधिक हार्ड या कठोर सॉलिड कौन होता है। तो सबसे अधिक कठोर सॉलिड होता है आपको तीनों में देखेंगे हम लोग, तो सबसे अधिक कठोर जो होता है आपको यह कंपाउंड होता है पारा क्लोरोक्लोरोबेंजीन, और यह काफ़ी स्टेबल भी होता है। तो यह स्टेबिलिटी इसका सबसे अधिक स्टेबल जो है कि पारा होता है, उसके बाद ऑर्थो, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होता है, मेटा का होता है। यदि स्टेबिलिटी पर हम लोग ध्यान दें, स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, तो सबसे अधिक स्टेबल पारा, उसके बाद ऑर्थो, और सबसे कम मेटा। मेटा का स्टेबिलिटी कम इसलिए होता है कि मेटा कंपाउंड जनरली जो है कि नहीं बन पाता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में मेटा पोजीशन पर कोई कंपाउंड नहीं जुड़ता है, इसीलिए आपको यह मेटा नहीं बन पाता है। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसका होता है, ऑर्थो करें, सबसे अधिक स्टेबिलिटी होता है पारा का। क्यों अधिक स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें दोनों एटम जो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इनमें रिपल्सन कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद स्टेबल में आता है यह, और इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा पाया जाता है, और यह कंपाउंड बनता ही नहीं है, यह बनता भी है तो थोड़ा देर बाद तुरंत समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि यह क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्टेबल पारा होता है, उसके बाद ऑर्थो, और तब सब क्या होता है, मेटा। तो इसमें हम लोग, इसमें अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको पारा में लगेगा, उसके बाद मेटा में, आज सबसे कम किस में लगेगा, पारा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्थो में, और सबसे कम मेटा में लगेगा। तो इसीलिए सबसे अधिक बॉयल मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट आपको हो जाएगा सी, यानी कि आपको ऑप्शन सी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा, ऑप्शन ए, और सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पारा का, उसके बाद ऑर्थो का, और सबसे कम जो है कि मेटा का हो जाएगा।
तो मेल्टिंग पॉइंट पर यह क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया है। देखेंगे चाहेंगे तो आप इसका वैल्यू को याद कर सकते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। तो उससे अच्छा है याद करने से और रटने से अच्छा है कि आप जो है इसको समझ लें, स्टेबिलिटी के आधार पर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पर इसको डिफाइन कर देंगे कि सबसे अधिक स्टेबल पारा होता है, उसके बाद ऑर्थो, और सबसे कम होता है मेटा। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें अधिक ऊर्जा देना पड़ता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से अधिक हो जाता है। तो ये इस पर एक क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन पर बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आइए अब देखते हैं इन तीनों में से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसको लिखिए और उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो यह जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई मेडिकल एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, बीसीसी एग्जाम में भी, यानी बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में भी एक बार यह पूछा जा चुका है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक किसका अधिक होगा। ऑप्शन ए में वही कंपाउंड है आपको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, दूसरा में ऑप्शन बी में मेटाक्लोरोक्लोरोबेंजीन, और ऑप्शन सी में पाराक्लोरोक्लोरोबेंजीन है, और ऑप्शन डी में ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो मेल्टिंग पॉइंट पर बनाए थे। तो मेल्टिंग पॉइंट में जो है कि हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, यदि मोलिकुलर वेट एक समान हो जाए, ब्रांच भी एक समान हो जाए, और फिजिकल स्टेट भी एक समान हो जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखेंगे हम लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखेंगे स्टेबिलिटी। वह कंपाउंड जो अधिक स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, उसमें अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, और वह कंपाउंड जो कम स्टेबल होगा उसमें कम ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा कि यदि फिजिकल स्टेट और ब्रांच और मॉलिक्यूलर वेट तीनों चीज़ जो प्रभावित करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, और तीनों फैक्टर एक समान हो जाए, तो उस स्थिति में स्टेबिलिटी पर आप ध्यान देंगे। अब स्टेबिलिटी के बाद हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। तो क्वेश्चन बन चुका है, अब आते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या ध्यान देना है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर सबसे पहले आपको बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट, और तीसरा ब्रांच। यही तीनों फैक्टर आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट सबका एक समान होगा, क्योंकि सभी में एक एक बेंजीन और दो दो क्लोरीन है। तो यह क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर वेट पर नहीं बनेगा। तो आते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के बाद दूसरा है ब्रांच। तो ब्रांच यहाँ पर सभी का मोलिकुलर वेट एक समान हो चुका है। तो अब आते हैं ब्रांच पर। तो ब्रांच सब में एक एक ब्रांच है, तो यह क्वेश्चन ना तो मोलिकुलर वेट पर बनेगा और ना ही ब्रांच पर बनेगा। तो तीसरा फैक्टर इसका क्या बचता है आपको, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में यह तीनों जो कि सॉलिड होता है, तो तीनों सॉलिड होता है, अभी आपको बता चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट में कि यह तीनों कंपाउंड सॉलिड होता है। तो तीनों में जो अधिक सॉलिड होगा, अधिक ठोस होगा, अधिक कठोर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, उसमें अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। और जो कम सॉलिड होगा उसमें कम ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कम ऊर्जा देने पर आसानी से वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें जब इसका तीनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो सबसे अधिक कठोर स्ट्रक्चर होता है आपको यह कंपाउंड ऑर्थो क्लोरोबेंजीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, ऑर्थो का हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी में सबसे अधिक स्टेबल होता है पारा, तब ऑर्थो, और तब मेटा। तो स्टेबिलिटी के अनुसार मेल्टिंग पॉइंट बनाएंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका हो जाएगा, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको जो है कि पारा का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मेटा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ऑर्थो का मोर सॉलिड होता है, मोर सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेस सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लेस सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है।
तो इसमें मोर सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्थो जो कंपाउंड है उसको पहले हम लोग गर्म करेंगे तो वह टूट कर सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होगा, और लिक्विड के बाद फिर वह वेपर यानी कि वाष्प बनेगा। तो इसमें अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक ऑर्थो का, उसके बाद पारा और सब उसके बाद मेटा का होगा। तो आते हैं इस चीज़ को आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है, सबका वैल्यू दिया गया है। तो दो तरीका है, या तो इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए ताकि दूसरा बार क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं, और नहीं तो इसको जैसे हम बता रहे हैं उस आधार पर इसको समझ जाइए। तो थ्योरी ज़्यादा अच्छा होगा, रटिएगा तो फिर उसको आप भूल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको अगर सेम क्वेश्चन को मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से पूछा जाए तो आप स्टेबिलिटी के अनुसार बनाइएगा, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए तो आप जो है कि सॉलिड स्ट्रक्चर के आधार पर बताइएगा। जिसका सॉलिड स्ट्रक्चर अधिक कठोर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अधिक कठोर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। और बुक में यह आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको यह अच्छे से मिल जाएगा। तो यह आपको कुछ क्वेश्चन था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग का अगला टॉपिक आता है डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। तो आइए अब चलते हैं हम लोग डेंसिटी पढ़ने। तो इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए, और जो भी दिक्कत होगा आप हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, और देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं आपको डेंसिटी पढ़ने। तो डेंसिटी होता क्या है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी किसे कहते हैं। तो डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी किसी इकाई यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित मास को यानी द्रव्यमान को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेंसिटी किसे कहते हैं आपको हम समझा दिए। अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि किसका डेंसिटी अधिक होगा और किसका डेंसिटी कम होगा। इसका जो अभी हम बनाने जा रहे हैं आपके बुक में उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो या तो आप उसको वैल्यू याद कर लीजिए, और नहीं तो जो मेरा तरीका है उस तरीका से इसको समझ जाइए और आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दो तीन क्वेश्चन बनाते हैं डेंसिटी पर कि किस कंपाउंड का डेंसिटी अधिक होगा और किस कंपाउंड का डेंसिटी कम होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेंसिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट डेंसिटी निम्नलिखित में किसका डेंसिटी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, बी, सी और एक ऑप्शन आपको आते हैं डी। डी में लिखते हैं ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, सभी का डेंसिटी एक समान होगा। तो आते हैं तो देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर यह जो कंपाउंड है सब में तीन कार्बन है और एक हैलोजन चेंज है, तो इन सब का वॉल्यूम लगभग लगभग एक समान होता है। वॉल्यूम में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, नेग्लिजिबल अंतर होता है, जो कि वॉल्यूम जो है कि डेंसिटी को इसके डिफाइंड नहीं कर पाता। तो इसका डेंसिटी डिफाइंड करने का मेन जो है कि फैक्टर कौन सा है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मास है। तो जिसका मास अधिक होगा, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर डी बराबर आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एम बाई वी, डी बराबर होता है एम बाई वी। तो जिसका मास अधिक होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वॉल्यूम लगभग लगभग सबका एक समान होता है। तो वॉल्यूम ज़्यादा इसमें फैक्टर प्रभावी नहीं रहता है। तो मास के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक मास किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्लोरीन। तो इस हिसाब से डेंसिटी सबसे अधिक डेंसिटी हो जाएगा आपको सी, तब बी, और सबसे कम डेंसिटी हो जाएगा ए का, क्योंकि ए में है क्लोरोप्रोपेन है, इसका डेंसिटी सबसे कम हो जाएगा। अब एन का क्या मतलब होता है यह समझाते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी यह जो प्रोपेन है वो बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल है, सीधा चैन के रूप में है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। एन का मतलब होता है नॉर्मल यानी बिल्कुल सीधा चैन है, जिसको यहाँ पर कंडेंस रूप में यानी शॉर्ट करके ऐसे लिखा गया है, और इसका स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे है। तो इसका स्ट्रक्चर में ब्रांच नहीं है, बिल्कुल सीधा है, इसीलिए इसको क्या लिखा गया, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर इससे ब्रांच रहता है तो इसको नॉर्मल यहाँ पर नहीं लिखा जाता।
तो एन का मतलब क्या समझिएगा, नॉर्मल समझिएगा, बिल्कुल सीधा चेन समझिएगा। तो अब आते हैं डेंसिटी पर। अब इसका डेंसिटी आपके बुक में दिया गया है, जो है कि सबसे अधिक इसका डेंसिटी दिया गया है। आयोडीन का डेंसिटी दिया गया है 1.747। उसके बाद आपको ब्रोमीन का डेंसिटी दिया गया है 1.335। और उसके बाद आते हैं आपको क्लोरीन का डेंसिटी दिया गया है। क्लोरीन का डेंसिटी है 0.89। तो यह सब वैल्यू याद करने से अच्छा है कि हम लोग का जो अपना तरीका है, जिसका मास अधिक होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा, उस तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। तो यह डेंसिटी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इस समझने के लिए आपको यहाँ पर हम बता दिए हैं। तो अपना तरीका सबसे अच्छा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। और इसी कंसेप्ट पर आते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसको ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने डेंसिटी पर एक नया क्वेश्चन है कि इसमें सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है आपको यह कंपाउंड जिसमें 2 क्लोरीन है, ऑप्शन बी में क्लोरोफॉर्म है, और ऑप्शन डी में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें 4 क्लोरीन है। तो इन सब में सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा। तो डेंसिटी के लिए आपको एक फैक्टर बताएं कि डेंसिटी जो है कि मास पर डिपेंड करता है, यहाँ वॉल्यूम पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए कि सभी जो है कि क्लोरीन और कार्बन कंपाउंड है, सब में कार्बन और क्लोरीन है, इसीलिए इसका वॉल्यूम लगभग लगभग सभी कंपाउंड का एक समान होगा। अब कार्बन के एटम भी सब में क्या है, एक समान है। तो इसका मेन जो है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वह मास है। तो जिसका मास अधिक होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 क्लोरीन एटम है, कार्बन एटम सब में एक है, लेकिन क्लोरीन एटम इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें 4 है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन एटम इसमें है। तो एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें 2 क्लोरीन का मास जोड़ेंगे यानी 70 जोड़ेंगे, इसमें 3 क्लोरीन का मास जोड़ेंगे और इसमें 4 क्लोरीन का मास जोड़ेंगे। तो मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो सबसे अधिक इसका मोलिकुलर वेट होगा। आप यहाँ पर मोलिकुलर लिख सकते हैं, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 गुने 4, इसमें कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, क्लोरीन हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 गुने 3, इसमें कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन होते हैं 2, आप प्लस क्लोरीन का 35.5 गुना 2। तो सबसे अधिक आप मास देखेंगे तो किसका आएगा, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी इन तीनों में सबसे अधिक होगा। तो यहाँ डेंसिटी का ऑर्डर यानी आंसर क्या हो जाएगा, आपको सबसे अधिक हो जाएगा सी के बाद बी और सबसे कम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यह हमारा अपना तरीका था जो आपको रटने से बचाने के लिए बताया गया था। यदि आप चाहते हैं कि इसका वैल्यू में याद करें तो इसमें आपके बुक में यहाँ पर एक चार्ट बनाकर यह वैल्यू दिया गया है, इसको आप याद कीजिए, लेकिन यह याद कीजिएगा तो फिर आप भूल जाएंगे, इसीलिए इसी को हम क्वेश्चन बना के आपके बोर्ड के ऊपर दे दिए हैं। और इसका एक अलग कंसेप्ट आपको बताया गया है कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे और कैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि सभी का मास याद करना आसान नहीं है, सभी का डेंसिटी याद करना आसान नहीं है। तो एक तरीका है जिससे हम लोग बना सकते हैं। इन सब का डेंसिटी बुक में दिया गया है, तो डेंसिटी तो याद नहीं कर सकते हैं, अगर इसका याद करके जाएगा फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर वहाँ पर भूल जाइएगा, फिर कहिएगा सर नहीं पढ़ा है और वह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए रटने वाला तरीका छोड़िए और सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको मास सबका निकाल लीजिए, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आपके बुक में डेंसिटी पर 2 क्वेश्चन था, उसको बनवा दिए, बॉइलिंग पॉइंट पर बन गया और मेल्टिंग पॉइंट पर भी बन गया। अब एक टॉपिक बचा फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता। तो आइए आज उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं या सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो आप अच्छे तरह से इसको समझ जाइए कि किसी लिक्विड में यदि कोई कंपाउंड
मिलाने पर वो लिक्विड के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसमें घुल मिल जाता है, तो उस कंपाउंड को सोलबल कहते हैं। यदि उस लिक्विड में कंपाउंड को डालने पर और उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, तैरने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, इनसोलबल कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को हिंदी में विलयता कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है, बॉन्ड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड विथ लिक्विड, यानी किसी भी कंपाउंड का लिक्विड के साथ बॉन्ड बनाने की गुण को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि आप देखेंगे कि 1 kg चीनी लेकर और पानी में आप डालिए, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वह चीनी पानी में नहीं दिखाई देगा, पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है। क्यों पानी में घुल गया, क्यों पानी में सोलबल हो गया, क्योंकि चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच एक प्रकार का बॉन्ड बन गया, जिसके कारण चीनी पानी में घुल गया और सोलबल हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं कि वह सोलबल हो गया। लेकिन यदि 1 kg यानी सेम ही अमाउंट का 1 kg का पत्थर लेकर पानी में हम लोग डालते हैं और कुछ भी देर बाद देखते हैं तो पत्थर जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ, पत्थर क्यों नहीं घुल पाया चीनी की तरह, जबकि पत्थर भी 1 kg था और चीनी भी 1 kg था। तो इसका कारण यह है कि पत्थर और पानी के बीच बॉन्ड नहीं बना, तो बॉन्ड नहीं बना इसीलिए वो पानी में सोलबल नहीं हुआ। तो सोलबिलिटी का मेन जो है कि प्रॉपर्टी क्या है या सॉल्बिलिटी कहते किसको है, तो बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉल्बिलिटी कहते हैं। तो पत्थर क्यों नहीं घुला, क्योंकि पत्थर और पानी के बीच बॉन्ड नहीं बना। तो वैसा कंपाउंड जो बॉन्ड बना लेता है लिक्विड के साथ वो सोलबल हो जाता है, और जो बॉन्ड नहीं बनाता है वो क्या होता है, इनसोलबल हो जाता है। जैसे ठीक इसी तरह से आपको, अब चलिए सॉल्युबिलिटी पर भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्युबिलिटी पर एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बता रहे हैं। आपको अभी देख रहे हैं आप लोग कि कोरोना जो संकट फैला हुआ है, उस संकट में होता क्या है कि बहुत सारे लोग बाहर से वापस बिहार आ गए और बहुत सारे लोग वहीं पर रह गए, अभी भी वहीं पर ही हैं जहाँ पर काम करते थे, वहीं पर रुके हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोग वापस आ गए बाहर से, वह बाहर सोलबल नहीं थे, बाहर के लोगों के साथ उनका अच्छा से बॉन्ड नहीं बना हुआ था या वीक बॉन्ड था, जिसके कारण वह बॉन्ड टूटा और फिर वह वापस चले आए। और जो लोग वहाँ पर टिक गए हैं, यानी कि उन लोगों में घुल मिल गए हैं, उन लोगों में सोलबल हो गए हैं, इसीलिए वह यहाँ पर वापस नहीं आए, उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण हो गया है। वहाँ पर जहाँ पर वो लोग काम करते हैं उससे, उसके मकान मालिक से या फिर कंपनी वाले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, इसीलिए वहाँ पर वो सोलबल हो चुके हैं और वह वहीं रह गए। तो वह सोलबल हो चुके हैं इसीलिए वहीं रह गए, और जो सोलबल नहीं हुए हैं वह फिर क्या गए, वापस अपने घर आ गए। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो पत्थर के एग्जाम्पल दिए थे, पत्थर क्यों नहीं घुला, क्योंकि पत्थर इनसोल्युबल था, वापस नीचे आ गया, पत्थर और पानी के बीच बॉन्ड नहीं बना। तो बाहर जो लोग थे लॉकडाउन में, बहुत सारे लोग हैं अभी बिहार के, तो बहुत सारे लोग वापस आ गए। क्यों वापस आ गए, क्योंकि वह बाहर जो है कि दिल्ली में, पंजाब में सोलबल नहीं हो पाए, वहाँ उनके बीच का अट्रैक्शन बॉन्ड कमज़ोर था, वह वापस चले आए। और बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पर है, क्यों वहीं पर है, क्योंकि वह वहाँ के लोग साथ उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, वह वहाँ पर सोलबल हो चुके हैं। तो इसके बारे में और सब हम लोग पढ़ेंगे, सोलिबिलिटी पर जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आज काफ़ी समय हो चुका है, इसीलिए आज सिर्फ आप डिफिनीशन लिखिए और अगले क्लास में आपको सोलिबिलिटी पर हम लोग क्वेश्चन भी बताएंगे। एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि सोलिबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, फैक्टर FACTOR, फैक्टर अफेक्टिंग सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी। तो सॉल्बिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी किन किन कारण से प्रभावित होता है, तो आते हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको सॉल्बिलिटी को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। दूसरा कारक है आपको सॉल्बिलिटी को प्रभावित करने वाला, दूसरा कारक है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। और तीसरा कारण है सॉल्बिलिटी को प्रभावित करने वाला स्ट्रक्चर,
STRUCTURE स्ट्रक्चर। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में 3 फैक्टर प्रभावित करते थे, उसी तरह सॉल्विटी को भी यह 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कंपाउंड पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग अगले क्लास में इस पर पढ़ेंगे और इसको हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग को यहाँ पर हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। तो हेलो एल्केन जो कंपाउंड होता है वो पानी में या लिक्विड में कम सोलबल होता है, लेस सोलबल होता है, मोर सोलबल नहीं होता है। क्यों लेस सोलबल होता है, तो ये आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है। इसको अच्छे तरीक़े से पढ़िए और पढ़ने के बाद अगले क्लास में आपको इसको हम समझाएंगे और बताएंगे कि हेलो एल्केन जो है कि वाटर में लेस सोलबल क्यों होता है, और इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको देखिए और जो दिक्कत हो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछने का समय आपको बताया गया दिन में 10 बजे से 12 बजे के बीच तक।